हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। और जैसे कि आपका आरआईएमसी एग्जाम अब बहुत दूर नहीं रह गया, इसलिए आपकी तैयारी के मद्देनज़र आपके लिए वन शॉट वीडियोस लेकर के आए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं, क्योंकि इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस उनके डिटेल सॉल्यूशन। क्योंकि किसी भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी हो, हमेशा इसी हिसाब से क्वेश्चंस को डिजाइन करती है कि एक बार तो स्ट्रेट फॉरवर्ड और अगली बार उनसे क्वेश्चंस लेफ्ट राइट से पूछे जाते हैं, अप एंड डाउन, उनके आसपास इर्द गिर्द से ही क्वेश्चंस उनके पूछे जाते हैं, जब तक कोई बड़ा पैटर्न संस्था एग्जाम में नहीं लेकर के आती। तो आइए, हम पार्ट 1 ज्योग्राफी का कवर कर चुके थे, पार्ट 2 ये वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सच बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से फंसने वाले हैं, क्योंकि आरआईएमसी 75 जी के क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा वेटेज साइंस और ज्योग्राफी का ही रहता है। इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली हैं। देखें और शेयर भी करें, साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि बहुत ही कम टाइम रह गया आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, इसलिए ज़रूर बने रहें और देखते रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियोज़ को। और पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस सीरियल नंबर को मत देखिएगा, सीरियल नंबर पेपर के उसके हिसाब से है। ये सारे एज इट इज क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ, कुछ भी इसमें अपनी ओर से एड ऑन नहीं है, बस एड ऑन है। तो इसके इर्द गिर्द अपनी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन है, जो लगता है कि संभावित इनके इर्द गिर्द ये क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको एड ऑन करने की कोशिश इस वीडियो में रहेगी। पहला पूछा जा रहा है कि सेडना जो है, ये किसका नाम है? ये क्या प्लानेट का है, एस्ट्रॉयड का है, सैटेलाइट का, या फिर किसी मिसाइल का नाम है? तो सेडना ये एक ड्वार्फ प्लानेट का नाम है। ऑप्शन हमारा रहेगा ए इज राइट। एक ड्वार्फ प्लानेट को हम सेडना के नाम से इंडिकेट कर रहे होते हैं जनरली, तो ये हमारा रहेगा ऑप्शन ए इज राइट, जो कि प्लानेट का है लगभग, जिसे ड्वार्फ प्लानेट के नाम से जाना जाता है। ड्वार्फ प्लानेट आप देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देता है, इसकी शेप जनरली, इसे ड्वार्फ प्लानेट कहते हैं, जो ड्वार्फ प्लानेट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, बौने ग्रहों की श्रेणी में आपको पता होगा, जो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो मरकरी है और वीनस है, इन दोनों के कोई भी सैटेलाइट नहीं है, इन दोनों के पास कोई भी नहीं है। डीमोस एंड फोबोस आप देखोगे तो आपको मंगल ग्रह के सैटेलाइट दिखेंगे, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डीमोस और फोबोस, ये जो दोनों जो सैटेलाइट्स हैं, ये किसको बिलोंग करते हैं? तो ये मार्स को बिलोंग करते हैं, मंगल ग्रह के दोनों की दोनों हैं, तो इन सैटेलाइट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है द पेंटिंग्स ऑफ द अजंता डिपिक्ट्स स्टोरीज ऑफ द, किस कहानियों को दर्शाते हैं? रामायण की कहानी, महाभारत, या फिर जातक कथाएं, या पंचतंत्र की कथाएं? तो ये जो अजंता के अंदर जो कहानी जो ड्रॉ की गई, जो डिपिक्ट्स हैं, ये करती हैं जातक कथाओं को, जातक कथाएं। ठीक है, तो महाभारत, तो रामायण और जातक कथाओं, पंचतंत्र में से रहेगा ऑप्शन सी इज राइट, जातक कथाएं। ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगी पेंटिंग्स जो जातक कथाओं से रिलेटेड होती हैं। द प्रिंटिंग्स इन द अजंता केव्स इज नरेट द जातक टेल्स, मतलब कथाएं, कहानियाँ। इसी प्रकार से बुद्धिस्ट लीजेंड्स द डिस्क्राइब द प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धा को भी यहाँ पे ओकोरा गया है इस अजंता गुफाओं के अंदर। अगले प्रश्न में पढ़ोगे तो पूछा जाता है कि ओजोन सतह जो है वो जो संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है, यानी ओजोन जो है और जो लेयर प्रोटेक्शन डे कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को, 16 सितंबर को ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। ओजोन आपको अल्ट्रावायलेट रेस से, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, जो कि 3 टाइप्स की होती हैं, ए बी सी 3 टाइप्स की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे आपकी रक्षा करती है, जिसमें से आपके लिए एक जरूरी होती है, 2 जो कि हानिकारक होती हैं, स्किन कैंसर कॉज कर सकती हैं, ग्लेशियरों को मेल्टिंग, क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत अहम रोल निभाती हैं। ठीक है, जो कि आप समझ सकते हैं कि जब क्लाइमेट चेंज होगा तो उसके आगे किसी भी मनुष्य की नहीं चलेगी, क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होंगे, सुनामी का कारण बनेंगे, और सुनामी हो चाहे कुछ भी हो, कितनी भी त्रासदी आपने देखी हैं, चाहे तो भूकंप 2004 2003 सुनामी देखिए, चाहे भूकंप देखिए, चाहे आप रिसेंटली केदारनाथ त्रासदी आपने देखी, टॉर्नेडो, साइक्लोन्स, ये आते ही रहते हैं, पर जो है जितने भी, इन सब में देखिए किस प्रकार से तबाही का माहौल क्रिएट करते हैं। तो ओजोन जो प्रोटेक्शन जो डे है वो 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है आपका। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ओजोन लेयर है, इस 3 प्रकार की जैसे बताया, अल्ट्रावायलेट इज 1, ए, बी और सी, ये तीनों प्रकार की ही पृथ्वी पे आती हैं, और ये इनसे सुरक्षा करने की जो जिम्मेदारी वो ओजोन लेयर की होती है। ओजोन लेयर पतली होती जा रही, जिसको ओजोन होल भी बोलते हैं हम, ओजोन होल, ओजोन छिद्र, जिसमें ओजोन लेयर की जो मोटाई है वो पतली होती जाती है, तो इसी को हम ओजोन होल के नाम से जानते हैं। और ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है उसको डॉप्सन में मापा जाता है, इसकी मोटाई को डॉप्सन में मापा जाता है। ये भी प्रश्न है जो कि हो सकता है आने वाले समय में आपसे पूछे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल है निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल में बेसिकली विश्व के लगभग देशों ने एक सहमति बनाई, और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को जनरली लाया गया था कि इन गैसों के उत्सर्जन पे जो भी देश हैं वो सहमति बनाएंगे और अपने अपने देश में इन पर रोक लगाई जाएगी। तो किससे रिलेटेड? एयर पॉल्यूशन से, ग्रीन हाउस गैसेस से, या क्लाइमेट चेंज से, या फिर वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन तो क्लियरली नहीं है। ठीक है,
इस हिसाब से मोस्ट एप्रोप्रिएट रहना चाहिए क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में होने वाली जो चीज़ें हैं, क्योटो प्रोटोकॉल है वो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन पर रोक लगाता है। तो ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड है या जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है या वायु प्रदूषण से रिलेटेड है, तो क्योटो प्रोटोकॉल में होने वाले जो वायु प्रदूषण संबंधी गैस हैं उन पर रोक लगाने की बात करी गई है। जलवायु परिवर्तन के लिए एक अहम कदम उठाया गया 192 कंट्रीज, जैसे आप देख ही रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन के ऊपर भी और मीथेन, हाइड्रोकार्बन जैसी गैसों पे भी रोक लगाने की मांग इसके द्वारा करी गई, लेकिन उसका असर बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि पता ही हो इंडिया एंड चाइना इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, है ना। यूएस बार बार कहता है कि अपने कार्बन के जो उत्सर्जन है उस पर रोक लगाइए, लेकिन इंडिया और चाइना की मजबूरी है, क्योंकि इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या की नीड को फुलफिल करना बिना कार्बन के उत्सर्जन के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, जब हम अचीव कर लेंगे एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड नेशन जब हम बन जाएंगे, तब कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों की ओर सोच सकते हैं कि इसको कैसे बचाया जा सके, कैसे पूरी दुनिया को हरा भरा रखा जा सके, तो है ना। इस चीज़ को इंडस्ट्री से निकलने वाले जहरीला जो धुआं है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इनसे कैसे निजात पाई जा सकती है। क्योंकि आप हेल्दी लाइफ देखिए, एक हेल्दी लाइफ जब तक हेल्दी नहीं हो सकती जब तक आप सोशली, मेंटली और फिजिकली तीनों तरह से अगर आप फिट नहीं है तो। अगर आपको अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो समझ लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं, आपको कितनी वेल्थ ला के दे दे कोई भी, कुछ नहीं कर सकते जब तक आप फिजिकली फिट नहीं है। तो फिजिकली फिट होना। दूसरा, अगर आप फिजिकली फिट हैं लेकिन मेंटली या सोशली फिट नहीं है, तभी भी आपके लिए प्रॉब्लम ही है। तो आपको तीनों तरह से आपको फिट होने के लिए प्रकृति आपका बहुत ही ज़्यादा बचाव करती है। प्रकृति के बीच जाके रहेंगे तो एक सुकून, एक आनंद का पल महसूस होता है। आप जाइए नेचर के बीच, लेकिन आजकल नेचर में भी देख रहे हैं आप लोग कंक्रीट उसे भी बिजनेस एजेंडा से जोड़ते हुए वहाँ कंस्ट्रक्शन और नेचर से खिलवाड़ ये निरंतर जारी है बिजनेस एजेंडा को लेकर के। लेकिन फिर भी नेचर इस चीज़ का बदला जरूर लेता है। ह्यूमन एक्टिविटी जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी उतनी ही नेचर को डैमेज करेंगे और नेचर उसका प्रतिशोध जरूर लेगा। ठीक है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय? आपको पता हो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी कैपिटल्स या फिर इनके सीएम ये पूछे जाते हैं जनरली। मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग है। ठीक है, त्रिपुरा की आप अगरतला देखेंगे। ठीक है, असम की दिसपुर देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपकी रहती है। मेघालय की आपकी शिलोंग। मेघालय जो मेघों का घर कहा जाता है, मेघ प्लस हाल है। मेघालय कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं। मित्र पर गमछाझार यानी मिजोरम त्रिपुरा से जाती है, राजस्थान से होकर के जाती है, झारखंड से होकर के जाती है। इस प्रकार से भारत के 8 राज्यों से होकर के पास होती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप देख लेंगे ये भारत के बीच लग। और एक और चीज़, अगर ये पूछ लिया कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, तो हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही है, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है, लगभग 2 बराबर भागों में। एक और प्रश्न, इस लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को यानी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो उस नदी का नाम है माही नदी। माही रिवर कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार क्रॉस करती है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ का जो कैंसर है विच आर नॉट पासिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, निम्न में से किस देश से या किस राज्य से होकर के पास नहीं होती? ऑप्शन दे देगा बांग्लादेश, चाइना, भारत, पाकिस्तान। तो ध्यान रखिए पाकिस्तान से होकर के नहीं जाती है, गुजरात बिल्कुल नीचे साइड से निकल जाती है। कन्फ्यूजन ऐसी लगती है कि भारत के गुजरात से जा रही है तो जरूर अवश्य ही पाकिस्तान से जा रही हो, लेकिन ये पाकिस्तान को टच करते हुए नहीं जाती है। ठीक है, और इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट जिससे तीनों लाइन पास होती हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो अफ्रीका ही है। आप तीनों लाइन को यहाँ देख सकते हैं जो कि इन तीनों से पास होती हैं। ठीक है, अब पहली इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री पर रहती है। और आपको पता भी होगा पृथ्वी भी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीवन संभव है। क्योंकि देखिए पृथ्वी पर जो जीवन है इत्तेफाकन नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर थोड़ा सा भी करवट बदले, जैसे कि आपको पता है पृथ्वी की पोजीशन अगर थोड़ी सी इधर होती या थोड़ी सी इधर होती तो जीवन संभव नहीं था। दूसरा, अगर पृथ्वी सटीक होती, बिल्कुल सूर्य से आने वाली जो किरणें बिल्कुल सीधी सटीक पड़ती हैं, तो यहाँ पे पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर जल करके राख हो जाता है, यहाँ पे जीवन संभव नहीं था। इसलिए जो इतराते हैं, जो गुरूर में भर जाते हैं लोग, वो इस चीज़ को जरूर याद रखें। ठीक है, कि तुम्हारी जो अहमियत है वो पूरे के पूरे, क्योंकि देखिए आप इतने बड़े संसार में उससे भी ऊपर निकल जाइए, आप इतनी बड़ी गैलेक्सी, सुपर गैलेक्सी, सुपर क्लस्टर, सुपरनोवा, तब जाकर के यूनिवर्स आता है, उसके अंदर आप ट्रैवल करेंगे तो इतने बड़े कॉन्टिनेंट्स में से, इतने बड़े देशों में से, इतने बड़े राज्य में से, इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में से, इतने बड़े सब डिस्ट्रिक्ट में से, इतने बड़े गाँव में से भी आप एक छोटे से मोहल्ले के छोटे से कमरे में एक छोटे से व्यक्ति हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा औकात नहीं है। इसलिए जब भी मन में गुरूर आए, आप इस चीज़ को, एग्जाम्पल को जरूर अपने से सेट कर लें, तो आपका गुरूर वहीं चकनाचूर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए प्रकृति से प्रेम करिए, जानवरों से प्रेम करिए, प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाइए, क्योंकि प्रकृति को नुकसान आप पहुंचाएंगे जिसकी भरपाई सब लोगों को करनी पड़ेगी। टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इसलिए जो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, माही नदी इसको 2 बार काटती है, भारत के 8 राज्यों से जाती है, पाकिस्तान से होकर के नहीं जाती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से तीनों लाइन जाती हैं। अगला क्वेश्चन बात करें, निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश होती है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक बारिश होती है?
तो ये देखिए मानसराम में होती है, चेरापूंजी मानसराम सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है जो मेघालय के अंदर है। और यहाँ पे मेघों का घर कहा जाता है मेघालय को, तो मेघों का घर यानी मेघ जहाँ रहते हैं, बादल्स का घर कहा जाता है, तो वहाँ पे बारिश बहुत हैवी होती है। और इतनी अमाउंट में बारिश होती है कि वहाँ पे जो नॉर्मल छाते नहीं, एक बिल्कुल बड़े बढ़िया मोटाई में एक छाते की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे परमात्मा बाल्टी से भर भर के पानी डाल रहा हो लोगों के ऊपर, इतनी हैवी बारिश वहाँ पर होती है, जिस तीव्रता की यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। मानसराम और चेरापूंजी, ठीक है, मानसराम सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। उसके बाद अगर कहीं आपको सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी तो वेस्टर्न घाट पे आपको देखने को मिलेगी, इंडिया के वेस्टर्न घाट पे आपको देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा बारिश, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेघालय के मानसराम में, उसके बाद कहीं देखने को मिलेगी तो वो आपको वेस्टर्न घाट पे देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। देखो ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग, आप जानते हैं भारत में दो प्रकार की, भारत में मेनली जैसे पहली तो हिमालयन रिवर, दूसरी पेनिनसुलर रिवर, तीसरी कोस्टल रिवर, चौथी इनलैंड वाटर ड्रेनेज रिवर, ठीक है। ये चार प्रकार की मेनली नदियाँ मिलती हैं, पहली जो हिमालय से उतर करके आती हैं, दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रायद्वीपीय यानी इंडियन पेनिनसुलर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा गोदावरी, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा रहेगा आपका उत्तर, ठीक है। गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होते हुए फिर वो निकलती है और आकर के जब देवप्रयाग में आकर के मिलती है भागीरथी और अलकनंदा, तब जाकर के वो गंगा का निर्माण करती हैं। और ये पूछा जाता है उत्तराखंड में उसे किस नाम से जाना जाता है, तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश में बिहार में बहते हुए फिर जाती है वेस्ट बंगाल से, फिर सीधे बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और बांग्लादेश में इसको ही पद्मा नाम से बुलाया जाता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछा है तो वो गोदावरी है, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग, जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, ठीक है। तो ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर आपकी है ना, ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं वो कौन सी है, इनमें भारतीय प्रायद्वीप में जो पूर्व की ओर जो बहती है वो कौन सी नदियाँ हैं जो ईस्ट डायरेक्शन की ओर बहती हैं, तो उसमें आंसर रहेगा आपका मेघालय, सॉरी महानदी, सी ऑप्शन इज राइट रहेगा, महानदी आपकी ईस्ट जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। जाके और नर्मदा, ताप्ती और पेरियार या लूनी नदियों की बात करोगे तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। ये भी अगली बार क्वेश्चन अगर ये नहीं आया तो ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, और इस प्रकार से ऑप्शन डिजाइन कर देगा तो ध्यान रखिए नर्मदा, ताप्ती, लूनी और पेरियार ये चार नदियाँ ऐसी हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। दूसरी खास बात, अगर जो ईस्टर्न साइड फ्लो करेंगी और जो वेस्टर्न साइड फ्लो करेंगे तो दोनों में अलग है, जो ईस्टर्न साइड फ्लो करेंगे वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती है वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी वो स्टेट होती है यानी नदी बिना फैली बिना अपने रूप का विस्तार करे पहाड़ी इलाके की वजह से सीधे सीधे डायरेक्ट समुद्र में जा मिलती है तो उसको एस्चुरी कहते हैं। जब कोई नदी अपने स्वरूप का विस्तार करते हुए समुद्र से जा मिलती है तो उसे हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। वो आपको बताओ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर के बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोलता है निम्न में से कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व में स्थित है, यानी सबसे ईस्टर्न स्टेट आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता होगा ईस्टर्न, सबसे जो ईस्टर्न स्टेट है आपका वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का भी अगर पॉइंट पे बात करोगे तो वलांगू किबिथु आपका सबसे ईस्टर्न पॉइंट हो जाता है, सही ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन सी, वलांगू किबिथु। आपको देखो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ईस्टर्न पॉइंट है और सबसे ईस्टर्न स्टेट हमारी अरुणाचल प्रदेश है। इसका पुराना नाम नेफा था, NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटलाइन एरिया। और आपको पता हुई होगा चाइना का अधिकतर क्लेम इस अरुणाचल प्रदेश सेक्टर पर रहता है। आपको पता है रिसेंटली जो टनल इनॉग्रेट करी गई तो उसके रिस्पॉन्स में चाइना ने कुछ जगहों के नाम भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर बदले, लेकिन बदलने से हकीकत नहीं बदल जाती क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा, ठीक है। और आने वाले समय में अगर कोई इस प्रकार के सर्कमस्टेंसेस बनते भी हैं कि चाइना से हमारा युद्ध होता है तो ये भी बात चाइना याद रखेगी। जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो अक्साई चीन में उसने 1962 में जो हड़प रखा है वो भी भारतीय सेना वापस लेकर के रहेगी। और हो सकता है कि चाइना के अंदर भी घुस करके हम और उसके और दो चार चीज़ों पे हम कब्जा कर लें, लेकिन ये हमारी नीति नहीं रही है, लेकिन चाइना विवश करेगा तो हमें करना भी पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर वेस्टर्न पॉइंट की बात करो तो वेस्टर्न आपको गुहारमोती सरक्रीक गुजरात के अंदर मिलेगा। स्टेट की बात करो गुजरात है, पॉइंट की बात करो सरक्रीक, ठीक, गुहारमोती सरक्रीक आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसी सदर्न स्टेट की बात करो तो सदर्न स्टेट आपको मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की स्पेसिफिकल लोकेशन की बात करोगे तो कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी का अदर नेम कैप कोमोरिन, ये भी कई बार भी पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ स्वामी विवेकानंद मेमोरियल भी यहाँ पे ही है, ठीक है। नॉर्दर्न की बात करोगे तो आपको यूनियन टेरिटरी मिलेगी लद्दाख, ठीक है। और सबसे पॉइंट की बात करें तो इंदिरा कॉल रहेगा इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो आपकी लेक सुपीरियर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। इंडिया में बात करेंगे तो वुलर लेक रहेगी। अगला है विच इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, रेन डैम, टेरी डैम, सरदार सरोवर डैम या फिर मेट्टूर डैम।
तो आपको पता है कि हाईएस्ट जो डैम है वो टेहरी डैम है, सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जो डैम है वो टेहरी डैम है, ठीक है। सरदार सरोवर आपको पता है नर्मदा नदी के अंदर बना हुआ है। मेट्टूर जो है, ठीक है, ये कावेरी नदी के ऊपर है। इसी प्रकार से डैम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाइएगा, जरूर देख करके जाइएगा। जो भी इंपॉर्टेंट डैम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। कह रहा है उसका सबसे गर्म जो महाद्वीप है वो कौन सा है? साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर नॉर्थ अमेरिका? तो आपको पता है कि अफ्रीका जो है सबसे गर्म महाद्वीप के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? किस राज्य की सबसे तटीय सीमा? आपको पता होगा, अगर हम बात करें मेनलैंड, अगर लैंड एरिया की बात करें तो ये लगभग भारत का पड़ता है 15,200 किलोमीटर आपको लैंड बाउंड्री दिखेगी भारत की, जिसमें सर्वाधिक जो लैंड बाउंड्री है वो हमारी रहती है बांग्लादेश के साथ में। उसके बाद देखेंगे तो चाइना के साथ में दिखेगा सबसे, फिर पाकिस्तान के साथ दिखेगा आपको, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट बाउंड्री बांग्लादेश के साथ में हमारी रहती है। बांग्लादेश के 15,200 किलोमीटर टोटल लैंड बाउंड्री है। वाटर बाउंड्री की बात करें तो वाटर बाउंड्री 6100 किलोमीटर है। टोटल वाटर बाउंड्री की बात करोगे तो 7516 किलोमीटर है, ठीक है, 6100 किलोमीटर और इतनी। अच्छा, अब ये पूछ क्या रहा है कि भैया देखो एक चीज ध्यान रखिएगा, तटरेखा से हमारे भारत के सिर्फ 9 राज्यों की सीमाएं टच होती हैं, जिनकी कोस्टल बाउंड्री है, 9 राज्य हैं ऐसे। अब इन्हें पूछा सर्वाधिक सीमा किसकी है, तो ध्यान रखिए सर्वाधिक इसमें है गुजरात की और सबसे कम है गोवा की, ठीक है। सबसे कम गोवा की और सबसे ज्यादा अधिक हमें देखने को मिलेगी गुजरात की। सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात राज्य की है, लगभग 1200 किलोमीटर, इसकी 106 किलोमीटर के समथिंग आपको देखने को मिलेगी गोवा राज्य की। सबसे कम है, 9 राज्य हैं। देखो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ सकता है कि भैया बताइए कितने राज्य हैं जो अपनी कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं, तो 9 राज्य करते हैं। इस बार पूछा कि सबसे ज्यादा किसकी, अगली बार पूछ सकता है सबसे कम किसकी है, ठीक है। ये जरूरी है, पूछ सकता है, या फिर कोई बंदरगाह पूछ सकता है इनसे रिलेटेड, लेकिन लेफ्ट राइट ही क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। कह रहा कैस्पियन सी, डेड सी और जो एरल सी है, इस एक्चुअली में है क्या ये चीज़? क्या ये ओशन का पार्ट है या लेक्स हैं या रिवर्स हैं या फिर कोई भी नहीं है? तो आप देखेंगे तो इन्हें लेक्स कह सकते हैं, पार्ट ऑफ ओशन नहीं कह सकते, क्योंकि लैंड लॉक्ड भी हैं कुछ जगह हैं, तो ओशन से ये बिलोंग नहीं करते हैं, तो इन्हें एक तरीके से लेक कह सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ए इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो नेक्स्ट कहता है रेड सी किस समुद्र में हमें देखने को मिलता है? जो रेड सी है तो रेड सी आपको जनरली देखने को मिलेगा इंडियन ओशन के अंदर। इंडियन ओशन से आपको अगर यूरोप की तरफ जाना है तो आपको रेड सी के जरिए जाना पड़ता है, ठीक है। रेड सी, सुएज कैनाल निकल करके आपको तब यूरोप कंट्रीज को बिलोंग करना पड़ता है। इंडियन ओशन के अंदर आपको रेड सी देखने को मिलेगा, ठीक है। देखोगे भी तो यहाँ आपको ये आपका इंडियन ओशन, ये आपका अरेबियन सी, अरब सागर की रानी, आपको कोची को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है और आने वाले समय में पूछा भी जाएगा, इसकी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका इंडियन ओशन हुआ, अरेबियन सी हुआ, यहाँ से गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ से आप निकल करके जाते हैं, जब प्रवेश करते हैं ये रेड सी ही होता है। और रेड सी के बाद फिर यहाँ से सुएज कनाल से आप निकल करके मेडिटेरेनियन सी और फिर जा करके आप यूरोपियन कंट्री को बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं यमन कंट्री है, यमन के जो हूती रिबेल्स हैं आपको पता हो और इससे आगे देखेंगे सोमालिया। सोमालिया के जो पायरेट्स हैं ये भी जहाज़ों को हाईजैक करने में, समुद्री जहाज़ों के माहिर हैं, ठीक है। और यमन के हूती रिबेल्स जो कि इजराइल और आपको पता है पैलेस्टीन जो वॉर चल रही है, और इसमें यमन में एक आतंकवादी संगठन है जो कि ईरान अप्रोच्ड है, जिसको हूती रिबेल्स कहते हैं। और हूती रिबेल्स भी इजराइल प्रो शिप्स को यहाँ हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस प्रकार से होकर के जाते हैं, दूर होकर के जा रहे हैं। दूर होकर के जाने की वजह से सोमालिया की कोस्ट के पास आ जाते हैं, जिससे सोमालिया के लोगों को फायदा मिल रहा है, लोगों को नहीं, पायरेट्स को फायदा मिल रहा है। और ये पायरेट्स के लिए आसान हो रहा है इन शिप्स को हाईजैक करना। लेकिन हमारी अब इंडियन ओशन बिलोंग करता है इंडिया को, और इंडिया की इंडियन ओशन में दबदबा है इंडियन नेवी का, इसलिए इंडियन नेवी ने कई ऑपरेशन ऐसे लॉन्च करे जहाँ सोमालिया को पकड़ करके हमारी मुंबई पुलिस को दिया भी है इन्होंने, और कई ऐसे ऑपरेशन चलाए हैं जिसकी वजह से इंडियन ओशन रीजन के अंदर पीस कायम रहे, और किसी प्रकार की किसी भी शिप जो कि बिजनेस स्ट्रेटजी से चल रही है उसको किसी को भी हार्म ना पहुंचे, किसी को भी किसी भी सिविलियन को टारगेट ना किया जाए। तो ऐसे ही ये इंडियन नेवी की कोशिशें हैं ताकि सोमालिया को काउंटर किया जा सके, सोमालिया के पायरेट्स को काउंटर किया जा सके, ठीक है। यमन के हूती रिबेल्स आपको पता भी हो, इंडियन ओशन रीजन में एक शिप को भी टारगेट किया गया था, है ना। अमेरिका ने बार बार कहा था कि ईरान का किया जा रहा है, ईरान का किया जा रहा है, ताकि ईरान और इंडिया के बीच में थोड़ी सी अनबन बन जाए, जिसका जियोपॉलिटिकल फायदा अमेरिका उठा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आप देखेंगे कहाँ पर है? हाईएस्ट रेलवे ब्रिज सिक्किम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर असम? तो आपको ये जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज है आपको जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चिनाब नदी के ऊपर आपको बना हुआ है, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, जिसको बनाया गया था 2022 के अंदर, अगस्त 2022 को इसको इनॉग्रेट कर दिया गया था। जो पूछ रहा है सीजन्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? सीजन्स बदलने का कारण क्या है? पृथ्वी की रोटेशन के कारण, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण,
या 66 होल 1/2 डिग्री झुकी होने के कारण, या फिर बी और सी दोनों बी और सी दोनों। ठीक है, आप देखेंगे पृथ्वी जो अपने एंगल पर 23 होल 1/2 डिग्री झुकी हुई है, 66 नहीं है, तो पहले सी ऑप्शन तो गलत ही हो जाता है इस हिसाब से। और पृथ्वी की जो रोटेशन स्पीड अपने एक्सिस पे घूमने के कारण दिन रात होते हैं, सीजन्स में चेंज जो आते हैं वो पृथ्वी के रिवोल्यूशन स्पीड की वजह से आते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट रहेगा। इसमें जो रिवोल्यूशन जो है, जो टाइम पीरियड है, इसकी वजह से हमारे सीजन्स में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न बढ़ेंगे, तो कह रहा है कि वह वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, लद्दाख के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर या हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये जो पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये इंस्टॉल किया गया है उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे जैसे आप देख ही रहे हैं कि 4 मीटर लंबा है, लगभग 4 मीटर लंबा है, और देश का पहला और वर्ल्ड का भी, ये एस्ट्रोनॉमी को कवर करने के लिए उत्तराखंड के अंदर ये प्लांट किया गया है, वह ये वर्ल्ड लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग बिल्ट एज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल, जो न्यूट्रल एयरपोर्ट है, कौन सा है, मदुरई है, लेह है, या जम्मू और कश्मीर, या फिर कारगिल। तो ये आपका ऑप्शन रहेगा बी, लेह के अंदर है, ये आपका ऑप्शन बी इज राइट, जो कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है भारत का पहला, लेह के अंदर आप देखेंगे लेह ये लोकेटेड है, लेह डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख में, और ये कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट है देश का पहला। ये बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हम कार्बन उत्सर्जन को जितना कम कर पाएँ उतनी ही पृथ्वी और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी पे अगर देखें सबसे सुंदर जगह, अगर भारत की देखें, भारत की धरा को देवताओं ने भी स्वर्ग कहा है, और बार बार भारत की धरा पर वो जन्म अवतरित होकर के आते रहे हैं। चाहे हम राम कृष्ण किसी की भी बात करें, बहुत लोगों ने भारत की धरा को तपस्थली बनाया, और यहाँ पे ज्ञान का केंद्र रहा, जहाँ पूरा विश्व यहाँ ज्ञान लेने को आया। लेकिन अफसोस होता है कि इस अंग्रेजों की जो चालसाजी में हमको सांप सपेरों का देश कहा गया, बड़ा ही अफसोस होता है। और जब हम अपनी संस्कृति को भूलते हैं, अपनी संस्कृति का लोप करते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं हमें ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। वरना अगर हमें अध्ययन हो ठीक प्रकार से, तो हम इन चीज़ों की कड़ी प्रतिक्रिया बिल्कुल दे सकते हैं विश्व को, और उनको आईना दिखा सकते हैं कि भारत कहाँ था और आप कहाँ थे, और आज भी भारत कहाँ है और आप कहाँ हैं। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, मैटरहॉर्न या किलिमंजारो या फिर केटू या फिर एल्ब्रस। तो आपका किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो आपका अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, माउंट किलिमंजारो ये तंजानिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। इसकी हाइट जब आपको देखने को मिलेगी 5895 मीटर्स के अप्रॉक्स, लगभग 20,000 फीट के करीब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एक वॉल्केनो माउंटेन है, स्नो कैप्चर जो क्रॉप्ड जो वॉल्केन माउंटेन का निर्माण है। नेक्स्ट है काम्बाल, जो काम्बाला जो भैंसा दौड़ जो होती है वो किस राज्य में होती है, आप लोगों को ये पता होगा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। तो जो भैंसा दौड़ है काम्बाला नाम की, ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती है, ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है, इसमें आप इस प्रकार से देखेंगे, ये काम्बाला जो है कर्नाटक राज्य की एनुअल बफेलो रेस है, इसमें भैंसों को इस प्रकार से जोड़ करके, और एक दलदली जैसा पानी के माहौल में इनको दौड़ाया जाता है, और जो विनर होता है उसको पुरस्कृत किया जाता है। इस प्रकार से भैंसा दौड़ है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग राज्यों के अपने चलन प्रचलन है। पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट कंट्री वर्ल्ड की कौन सी है, तो वेटिकन सिटी आपकी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक भी आपके आरएमसी में देखने को मिल जाते हैं, जिनमें ऑप्शंस नहीं होकर के ऐसे रहते हैं। ऑप्शन से ये फायदा रहता है कि आपको अगर थोड़ा भी अगर उसके बारे में पढ़ा है तो आप इसे रिकॉल कर लेते हैं, लेकिन अगर फिल इन द ब्लैंक जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं तो इनमें थोड़ी सी आपको असुविधा रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, करेंसी ऑफ स्वीडन की देखें तो एक कोरोना होती है। नेक्स्ट, नियरेस्ट स्टार अगर प्लैनेट अर्थ के देखें तो सबसे नियरेस्ट तो सन ही है, अगर सन के बाद बात करेंगे तो प्रोक्सिमा सेंटोरी है। नेक्स्ट, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल आपको दिखेगा नागालैंड राज्य के अंदर दिखेगा, नॉर्थ ईस्ट के राज्य नागालैंड के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड राज्य के अंदर। फर्स्ट फीमेल इंडियन एस्ट्रोनॉट कौन सी थी, तो इंडियन ओरिजिन की आप देखें कल्पना चावला जो इंडियन ओरिजिन की थी लेकिन अमेरिका की ओर से गई थी, ये फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट के तौर पे जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े तो पूछ रहा है विच नेशनल पार्क स्टेबलाइज 1936 के अंदर कौन सा देश का पहला नेशनल पार्क गठित किया गया था। तो आप ये सब जानते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड के अंदर है, हाथियों के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए, हिरनों के लिए, टाइगर के लिए जाना जाता है, फेमस है, उत्तराखंड राज्य के अंदर लोकेटेड है। गिर आपका शेरों के लिए, एशियाटिक लॉयंस के लिए जाना जाता है, काजीरंगा आपका वन हॉर्न राइनो के लिए, अगेन कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। इसको हमने पहली वीडियो में बहुत डिटेल में कवर भी किया है, और उस वीडियो को आप जरूर देखिए क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी इस उद्देश्य से। नेक्स्ट बात करेंगे कि रबी की जो क्रॉप है वो कब बोई जाती है। रबी आप जानते हैं 3 प्रकार की आपकी फसलें मेन, ठीक है, रबी, खरीफ और जायद, ये 3 फसलें मेन होती हैं। तो रबी की कब से कब तक रहती है, तो आपको पता है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, और मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च में ये काटी जाती हैं।
तो ये उनका पूछ रहा है कि कब लगाई जाती है, लगने का समय पूछा था, अक्टूबर नवंबर में ही लगाई जाती हैं, ठीक है। आप देखेंगे जनरली जून जुलाई में जो लगाई जाती हैं, मार्च में बोती हैं, जून में काट लिया उन्हें जायद फसल बोलते हैं। जून जुलाई में लगा करके अक्टूबर नवंबर में काट ली जाए उन्हें खरीफ बोलते हैं। कई बार इनके एक उदाहरण से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे गेहूँ खरीफ का उदाहरण है, सरसों खरीफ का उदाहरण है, ठीक है, सॉरी रबी का उदाहरण है, ये आपको चना रबी का उदाहरण है। इस प्रकार से देखने को मिले, बाजरा आपको खरीफ का उदाहरण देखेगा, कपास कॉटन इसका खरीफ का दिखेगा, राइस आपको खरीफ का दिखेगा। तो उदाहरण भी पूछ सकता है कई बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रवि क्रॉप, 3 ऑप्शन वैसे डाल देगा, एक उसका डाल देगा, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रवि क्रॉप, इस प्रकार से भी दे सकता है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला अल नीनो जो फिनोमिना है ये किसके कारण से होता है, अल नीनो और अल नीनो ये आप जानते हैं, ये वैसे ये पूछ रहा कहाँ होता है, तो ये पैसिफिक ओशन के अंदर होता है, ठीक है। ये करंट्स हैं जिसके माध्यम से मानसून का संचारण होता है। आप अल नीनो और ये देख रहे हैं लालीना अल नीना, इस प्रकार से, ठीक है। जब करंट्स इस प्रकार से पैसिफिक ओशन की ओर मूव करती हैं तब इस प्रोसेस को हम अल नीना, जब इससे आउटर मूव करती हैं तो इसे लालीना कहते हैं। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जानेंगे, फिलहाल इतना ही समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दोनों टर्म्स हो सकता है इससे क्वेश्चन आ जाए, अगली बार इससे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। देखिए गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर आपको कानपुर दिखेगा, कानपुर सबसे बड़ा शहर, लेकिन पूछ रहा कौन सा शहर गंगा के किनारे नहीं है, तो सब जानते हैं कि आगरा। आगरा किसके किनारे, यमुना के किनारे। यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। और ये सब भारत की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर है, सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा यमुना, ठीक है। और मथुरा दिल्ली और आगरा जैसे फेमस शहर आपको दिखेंगे यमुना के किनारे, ठीक है। वाराणसी आपकी गंगा के किनारे, पटना आपकी गंगा के किनारे, कानपुर आपका गंगा के किनारे, और कानपुर गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर है, ये ध्यान रखिएगा। इनसे सवाल बन सकते हैं, यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वह भारत की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है, यमुना, ठीक है। उसके किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर, ठीक है। ये सवाल तमाम तरह के सवाल यहाँ से इर्द गिर्द से बन सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को सुनते भी रहोगे ना तो भी बहुत फायदेमंद रहेगी ये वीडियो आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर 2 टाइम्स, इक्वेटर को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो जेर नदी है जो कि 2 बार इक्वेटर को कट करती है। हिंदुस्तान में अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो उसको 2 बार कट करती थी माही, ऐसे इक्वेटर को 2 बार कट करती है जेर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्कीपेलगो इन द वर्ल्ड। सबसे आर्कीपेलगो देखे बोलते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड को बोलते हैं, बेसिकली आर्कीपेलगो बेसिकली ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बोलते हैं, ठीक है। आपको बताओ इंडिया के अंदर आपको 250 के अराउंड आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला करके हैं। अगर विश्व के सबसे बड़े आर्कीपेलगो कंट्री की बात करोगे तो वो इंडोनेशिया है, बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। इंडोनेशिया आपको सबसे बड़ा आर्कीपेलगो कंट्री देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो सी लेवल से अगर हम बात करें कौन सी है, तो आपको एंडीज दिखेगी। अगर लार्जेस्ट माउंटेन रेंज की बात करते तो हिमालय हो जाती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज आपकी एंडीज रहेगी। नेक्स्ट बात करें इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, देखो ये सवाल भी सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी करें, इसलिए देखो आते हैं क्वेश्चंस, ये मैंने खुद से नहीं क्रिएट करके डाले हैं, ये एग्जाम में आए हुए हैं, पिछले 5 साल के क्वेश्चंस ही हमने उठाए हैं। तो देखिए आप देख रहे हैं सामने क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट आरएएमसी पूछता है, बस कंसेप्चुअल पूछता है, आपके अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया के मामले में बात करोगे तो एरिया के मामले में सबसे बड़ा स्टेट आपका राजस्थान है, ठीक है। इसलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन भी दे रखा है, तो इसलिए हमें नन ऑफ दीज मार्क करना पड़ेगा। एरिया वाइज आपका राजस्थान है, अगर पॉपुलेशन वाइज पूछता तो हमारा उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट बात करें भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो आपको पता ही 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी आपको हिंदुस्तान के अंदर यानी भारत में देखने को मिलेंगे इस समय, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली 2 नई यूनियन टेरिटरी का निर्माण जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रिसेंटली किया गया, जब 370 आर्टिकल वहाँ से रिमूव किया गया। डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज, तो आपको पता है जॉर्डन और इसराइल के बीच में है डेड सी। जो मृत सागर है ये सबसे सैलाइन है, यहाँ पर लोग अगर आपको तैराकी भी नहीं आती तो बिना आप तैराकी सीखे ही यहाँ आनंद ले सकते हैं, क्योंकि सैलिनिटी वैसे डेंसिटी में फर्क आने की वजह से यहाँ तैरते हैं अधिकतर, जो आपकी जो है बिना तैराकी के भी आप यहाँ डूबेंगे नहीं। जॉर्डन और इसराइल के बीच में आपका डेड सी की लोकेशन, ठीक है, कि आप देख भी सकते हैं, ये डेड सी है, ये जॉर्डन बॉर्डर है, ये आपका इसराइल है, ये वेस्ट बैंक है, और ये गाजा स्ट्रिप जिस पे आज रिसेंटली चल रही है। गाजा स्ट्रिप को कम्प्लीटली अनेक्स करना चाहता है इसराइल, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्बरता इसराइल दिखा रहा है, ठीक है। काफ़ी विश्व के लगभग काफ़ी देश जो हैं इसराइल के अगेंस्ट हो चुके हैं इस समय, क्योंकि जब जो वार है जब लंबी खिंचती है तो उसके कंसिक्वेंसेस
पूरे विश्व के देशों पे पड़ते हैं। ये कहीं ना कहीं इजराइल समझ नहीं रहा, क्योंकि इजराइल अपनी या तो गुरूर में, समझ लीजिए गुरूर में बहरा हुआ है, जिसकी वजह से वो किसी देश को समझ नहीं रहा। अमेरिका ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोला कि अगर आप ज़्यादा क्रूरता या बर्बरता दिखाओगे तो हम भी आपको वेपनरी सप्लाई नहीं करेंगे। इसके रिस्पॉन्स में भी इजराइल ने बोला कि हम अकेले लड़ना पसंद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये वॉर थमने का नाम नहीं ले रही, देखना पड़ेगा रिजल्ट। डर ये है कि ये वॉर कहीं स्प्रेड ना हो जाए, फैल ना जाए अरब उसकी तरह पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में, या फिर अरब कंट्रीज़ के अंदर ना फैल, जिसका कंसिक्वेंसेस देखने को बाकी देशों पर मिलेगा, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान। विच वन इज़ द हॉटेस्ट प्लानट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? का हॉटेस्ट प्लानट आप देखेंगे आपका वीनस है, क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर में इस प्रकार की गैसेस मिलती हैं जो कि उस लाइट को ट्रैप कर लेती हैं और उसे बाहर जाने नहीं देती, जिसकी वजह से उसका एटमॉस्फेयर गर्म होते रहता है बहुत ज़्यादा। जो कि करीब देखोगे तो आपको मरकरी दिखेगा, सन के सबसे क्लोजेस्ट मरकरी है, फिर भी वीनस सबसे गर्म इसी वजह से, क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी गैसेस मौजूद हैं ग्रीन हाउस जो कि लाइट को ट्रैप कर लेती हैं, वापस नहीं जाने देती। ठीक है। कह रहे हैं इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर जो ट्रेन प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया था? तो कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे पहले लॉन्च किया गया था भैया। अंडर वाटर जो ट्रेन प्रोजेक्ट है वो कोलकाता के अंदर, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, कोलकाता मेट्रो ग्रीन लाइन सबसे पहले ओपन करी गई है कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट सवाल अगर आप देखेंगे, विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज द बाउंड्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द अदर स्टेट? सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ अदर स्टेट के साथ उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य की जो बाउंड्रीज हैं वो लगभग ज़्यादातर देखेंगे आपको 9 स्टेट्स, जिसमें यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। ठीक है। और एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी नेपाल के साथ ही शेयर करता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज फोक डांस ऑफ इंडिया? इंडिया का कौन सा एक फोक डांस है? तो आप मणिपुरी, कथकली, भरतनाट्यम देखिए शास्त्रीय नृत्य हैं ये। लेकिन फोक डांस की बात करेंगे तो बिहू आपका एक फोक डांस होता है। ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट। शास्त्रीय नृत्यों से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इस पर भी हम पिछली वीडियोस में डिटेल कवर कर चुके हैं, इसलिए उसको देखिए जरूर जा करके। कालारी डेजर्ट और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन से भी कट कॉपी पेस्ट कई बार क्वेश्चन देखे जाते हैं। आपके फोक डांसेस हैं। कालारी डेजर्ट कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट के अंदर लोकेटेड है? अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है आपका कालारी डेजर्ट। ठीक है। डेजर्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए। जैसे कि आपका ये जो सहारा डेजर्ट है ये सबसे बड़ा डेजर्ट है विश्व का, जो कि अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है। अरेबियन डेजर्ट आप देखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट आपको गोबी कहा जाता है, जो मंगोलिया के अंदर बिलोंग करता है मेनली। आप देखें हिंदुस्तान के अंदर भी डेजर्ट आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा, जो राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट हुआ, नामीब डेजर्ट हुआ, जो कि नामीबिया जैसे कंट्री नामीब डेजर्ट है ये पूरा का पूरा, आपको पता है नामीबिया के जंगलों से जो टाइगर हैं जो क्या कहते हैं जो चीता पकड़ करके कून नेशनल पार्क के अंदर भी छोड़े गए थे, आपको पता है। प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनका हालचाल भी जाना था। अटाकामा डेजर्ट आपको दिखेगा साउथ अमेरिका के अंदर। डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आपको दिखेगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, जितने भी मैंने बताए हैं इनको एक बारी ज़रूर देख के जाएं। ठीक है। और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रही होगी, जरूर एंड तक देखें। अगर आपको कोई भी स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख करके बताएं, कोशिश करेंगे उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने की। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।